नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हरिद्वार दौरा, वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में लिया हिस्सा, सभी को जागरूक करने का किया आह्वान। सीएम धामी भी रहे मौजूद। भू कानून और स्थायी निवास को लेकर सियासत, 24 दिसंबर को कई संगठनों का रैली का किया ऐलान, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। राजौरी आतंकी हमले में कोटद्वार के गौतम सिंह भी हुए शहीद, पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा घर, राजौरी में ही अंतिम संस्कार करना चाहते हैं अधिकारी। उत्तराखंड में सरकार ने लागू किया रेशमा, कर्मचारी संगठन नहीं कर सकेंगे हड़ताल, लोकसभा चुनावों को देखते हुए संगठनों की प्रस्तावित है हड़ताल। किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती, कृषि मंत्री ने दी पुष्पांजलि, धरती पुत्र संवाद का किया आयोजन, कहा सरकार चुरा रही किसानों के हित में योजना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ शनिवार को हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षा में वेदों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक महान राष्ट्र बनने के लिए अपने वेदों की ओर वापस लौटने की जरूरत है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोगों से वेदों के बारे में सभी को जागरूक करने का आह्वान किया। वहीं वेद वैदिक संस्कृति में रचित हिंदू धर्म की सबसे पुरानी पाठ्य पुस्तक है। सनातन धर्म इन्हीं 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर आधारित है। अपने देश को महान बनाने के लिए हमें वेदों की ओर लौटना होगा। वेदों की ओर लौटने से महर्षि दयानंद के उद्घोष को अपने जीवन का ध्येय बनाना होगा, उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा। तब जाकर हम पुनः वही विश्वगुरु का स्थान, उसी स्थान पर आरूढ़ हो पाएंगे जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमेशा कल्पना की। मेरा आग्रह रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेद से अवगत कराएं। ये हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति धनखड़ का 1 दिवसीय दौरा समाप्त हो गया है। हरिद्वार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए वे रवाना हुए। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें विदाई दी। धनखड़ महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चौबीस दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सामाजिक संगठनों के द्वारा आह्वान किया गया है कि देहरादून के परेड ग्राउंड में एकत्रित होकर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। मांग है कि 1950 के मूल निवास को लागू किया जाए और इसको लेकर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने परेड ग्राउंड में एकत्रित होने की प्रदेशवासियों से अपील की है। उधर राज्य आंदोलनकारी भी इस बात पर अड़ गए हैं कि जिस अवधारणा से उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी उसके अनुरूप काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं मामले में सरकार ने शासनादेश जारी कर मूल निवासियों का स्थायी प्रमाण पत्र रद्द करते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र को यथावत रखे जाने का आदेश जारी किया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि सभी के सुझाव लेगी। उधर कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि राज्य सरकार केवल कमेटी खेल रही है। विपक्ष के सवालों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सामाजिक संगठनों के बैंक सपोर्ट का आरोप लगाया है। सियासी घमासान के बाद सामाजिक संगठनों के मूल निवास की मांग को लेकर 24 दिसंबर को होने वाली रैली में हजारों लोगों के जुटने की जानकारी मिल रही है। कि जिस प्रकार से जिन उद्देश्यों को लेकर इस राज्य की परिकल्पना की गई थी, हम लोग
विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं, बिल्कुल जो सीमांत प्रदेश के लोग हैं, विषम परिस्थितियों वाले लोग हैं। हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। 1950 में जिस प्रकार से संविधान में जो व्यवस्था दी गई थी, आखिर उसका ये दुरुपयोग क्यों हुआ? 2000 के बाद ये मूल निवास कहाँ गायब हो गया? उसके बाद रोजगारों पे किस तरह से डाका डाला जा रहा है? आज यहाँ तक कि हमें अपनी भूमि बचाने की जो है वो हो गई है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। राज्य के मूल निवास व्यवस्था समाप्त होने से हमारी पहचान का संकट पैदा हो गया है। आज बाहरी राज्यों के 40 लाख से अधिक लोग यहां आकर स्थायी निवासी बन चुके हैं, जिससे हमारे रोजगार, व्यवसाय तथा नई पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। निवेदन है कि 24 दिसंबर को इस मूल निवास स्वाभिमान महारैली में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने हक हकूक व स्वाभिमान की लड़ाई को लक्ष्य तक पहुंचाए। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मूल निवास का जो विषय था उस पर ब्रेक लगाया है। मैंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है कि स्थायी निवास की आवश्यकता मूल निवासियों को रहने वाली नहीं है। इस विषय पर जो सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे थे, और ये पहली बार हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र से आने वाले विषय का समाधान अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। जो विषय समाज चेतना के आते हैं, इशू नहीं है कांग्रेस के पास, दूसरे दलों के पास, जिसमें बैक सपोर्ट करके सामाजिक संगठनों को इस प्रकार से गुमराह करने का जो प्रयास हो रहा था, उस पर ब्रेक लगाने का पुष्कर धामी जी कर रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस निर्णय के बाद सभी उत्तराखंड वासियों में उत्साह का वातावरण है। भू कानून और स्थायी निवास को लेकर 24 दिसंबर को कई सामाजिक संगठनों ने रैली करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस रैली का समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि पार्टी भू कानून और स्थानीय निवास को लेकर होने वाली रैली का समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 24 दिसंबर को मोदी हना कार्यक्रम जानबूझकर आयोजित किया जा रहा है। इस रैली के लोग बढ़ती लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए इस रैली को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने पिछले दिनों प्रेस वार्ता कर 24 दिसंबर को मोदी है ना अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। कहीं ना कहीं ये जो रैली है भू कानून और मूल निवास को लेकर, जो पूरे उत्तराखंडी आज एक साथ आ रहे हैं, लोकप्रियता इस रैली की बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसको डाइल्यूट करने का ये कुत्सित प्रयास दिखाई पड़ता है। और देखिए, मुझे भी आज सुबह ही ऐसा पता चला कि उस दिन कोई पदयात्रा आहूत की गई है। मुझे लगता है कि मूल निवास ये एक संवेदनशील मुद्दा है, और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक जो विसंगति थी काफ़ी समय थे, उसको दूर करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और उस विषय के प्रति वो बहुत गंभीर है। एक कमेटी का गठन इस विशेष विषय के लिए भू कानून से अलग उठकर मूल निवास की इस विसंगति को दूर करने के लिए उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि जब सरकार इतनी गंभीरता से इसका प्रयास कर रही है तो ज़रूर जो भी ये आयोजन करें, जो भी राजनीतिक पार्टियां इस रैली का आयोजन कर रही हैं, उनको एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत एक्सेसिबल तरीके से काम करते हैं, उनके समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए और पूरी संवेदनशीलता से उस बात को सुना जाएगा। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने और यहां के मूल निवासियों को मूल निवास पत्र निर्गत करने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल यूकेटी ने अपने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी ने कहा कि राज्य के बने हुए 23 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस राज्य में सख्त भू कानून नहीं लागू हो पाया है। साथ ही यहाँ के मूल निवासियों को मूल निवास पत्र भी नहीं मिल पा रहा है, और इसको लेकर पार्टी कल होने वाले आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लेगी। हुए 23 साल पूरे हो गए, लेकिन राज्य की जनता इस बात पर परेशान है, आक्रोशित है कि अभी तक यहाँ की जमीनों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए अभी तक एक
कायदे का सख्त भू कानून लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, उनको भी डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ता है। ये दो मांगे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक सख्त भू कानून बनाए जाने की। खबर देहरादून से है, जहां परेड ग्राउंड में नमो कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भाजपा किसान मोर्चा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि भाजपा के संगठन के जिलों के खिलाड़ी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और वहीं आज प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का फाइनल खेला गया। पूरे भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक मंडल में आयोजन किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने देवभूमि उत्तराखंड के अपने संगठनात्मक 19 जिलों के 270 मंडल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया और हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और मंडलों की टीम आज अपनी अपनी जिलों की विजेता टीम के साथ यहाँ पर आई है। और आज स्टेट चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बनेगा ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं इन सभी आए हुए खिलाड़ियों का और अपने किसान मोर्चे के पदाधिकारियों का देहरादून महानगर में अपने शीर्ष नेतृत्व की ओर से और आप सब की ओर से इनका आभार और स्वागत, अभिनंदन करता हूं और अपने उदयमान नौजवान खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उत्तराखंड मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी ताल ठोक दी है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र टिकोला ने कहा कि मंगलौर में दो ही परिवार आज तक राजनीति करते हैं, पर जनता के पास इन दोनों के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल मंगलौर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग शामिल रहेंगे। और आज उपचुनाव आया है। उपचुनाव में सभी पार्टियां आएंगी, सभी अपना वजूद दिखाएंगी। हम भी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर, अगर जनता जो आज तृप्त है, क्योंकि यहाँ का जो मंगलौर की राजनीति है वो कुछ दो परिवारों में बंटकर रह गई है, विकास की कोई राजनीति नहीं। हाजी और काजी बिल्कुल 30वां विकल्प जरूर चुना जाएगा, क्योंकि आज अगर मंगलौर की स्थिति देखी जाए, यहाँ पे कोई मेडिकल की कोई सुविधा नहीं। उत्तराखंड का अगर रास्ता देखे जाए विकास का तो नारसर मंगलौर से होके जाता है, लेकिन इस पे कोई किसी भी पार्टी ने आज तक कोई रुसूद नहीं दी। उन्होंने अपने सियासी सफ़र की शुरुआत चौधरी चरण सिंह साहब के शागिर्द के रूप में की थी और जाहिर सी बात है इस निस्बत से मेरा सिलसिला चौधरी चरण सिंह साहब से मिलता है। किसानों की, कमेरे समाज की, मजदूरों की, सबसे पीछे खड़े हुए लोगों को फ्रंट लाइन में मुख्य धारा में लाने का काम करने की जो लड़ाई है वो चौधरी चरण सिंह साहब ने लड़ी, सारी ज़िंदगी लड़ी। जब तक जीवित रहे तो हम भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर आगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मंगलौर को एक बेहतर नगर, बेहतर। खबर की ओर, लोहाघाट में आजकल राजस्व विभाग के द्वारा बैंकों और अन्य संस्थाओं से ऋण लेकर जमा न करने वाले बकायेदारों पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के निर्देश पर तहसीलदार विजय गोस्वामी के नेतृत्व में वसूली अभियान चलाया गया है, जिसकी वजह से क्षेत्र के बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसडीएम के निर्देश पर संग्रह अमीन के द्वारा एक बड़े बकायेदार समेत 4 बकायेदारों को गिरफ्तार किया गया। वहीं तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि बकायेदारों के द्वारा कर्ज की कुछ रकम जमा की गई, जिसके बाद उन्हें बकाया राशि जल्द ही चुकता करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बैंक और विभिन्न विभागों की वसूलियाँ की जाती हैं, जिसमें कि प्रारंभिक स्तर पर हमारा दबाव पड़ता है कि हम साइटेशन इश्यू करते हैं। साइटेशन इश्यू करने के बाद में अगर आदमी अपना जो बकाया प्रस्तुत नहीं करता तो उसकी गिरफ्तारी और उसकी चल अचल संपत्ति कुर्की की जाती है। क्योंकि मार्च में हमारा 100% हमको इसको पूर्ण करना होता है, तो इस क्रम में हमारे द्वारा ये अभियान तेज कर दिया गया है और बकायेदारों पर अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं। बकायेदारों से भी अनुरोध है, क्योंकि अब बैंक में या जिस विभाग की आपकी आरसी होती है तो उस विभाग से अगर आपको कोई वन टाइम सेटलमेंट करना है या वो संबंधित विभाग या बैंक चाहे तो अगर आपकी उससे संतुष्ट होता है और वो अपनी आरसी वापस ले सकता है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर धूमधाम के साथ पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उनके फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं किसान दिवस के मौके पर किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। इन संवाद कार्यक्रम में किसानों ने अपने विचार सामने रखे और अपनी समस्याओं से कृषि मंत्री को रूबरू कराया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के लिए अनेक कार्य कर रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार भी किसानों के हितों में अनेक योजनाएं चला रही है। पूर्व प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको एक किसान नेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने छुआछूत को मिटाने का काम किया, कि 121वीं जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं। 2001 से उनकी जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज पूरे देश के अंदर उनकी जयंती मनाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आज किसानों को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको सम्मान देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज कई योजनाएं केंद्र सरकार की किसानों को केंद्रित कर बनाई गई हैं और उन्हीं के पच्चनों पर चलते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता और किसान भी मौजूद रहे। किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि देश के राजनेताओं और किसानों की नीतियों पर चलना चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का कहना था कि सरकार को किसानों के रास्ते आगे बढ़ना होगा, तभी देश विकसित हो सकेगा। आज की सरकार अडानी अंबानी की नीतियों को अपना रही है, जिसके चलते देश का विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि विदेशी सरकारें भी किसानों की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है और इसी से देश का विकास हो रहा है। किसान दिवस के रूप में याद किया जाता है चौधरी साहब को, क्योंकि किसानों के बड़े जननायक 2-3 लोग हुए। सर छोटूराम, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह, सरदार पटेल, ये 2-4 लोग थे जिन्होंने किसान की बात रखी। और हमें यह कि आज इसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता। और आज ये है कि ये लोग जो आज की सरकारें हैं, ये इनसे प्रेरणा लेकर किसान का काम करें, तब भारत विकसित होगा। पुंछ राजौरी आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें कोटद्वार के गौतम सिंह की भी शहादत हुई है। बता दें कि राजौरी पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए 28 वर्षीय सेना के जवान गौतम सिंह शहीद हुए हैं। गौतम सिंह आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे। गौतम सिंह 2014 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। वहीं शहीद कोटद्वार के शिवपुर इलाके के रहने वाले थे। वहीं 72 घंटे बीत जाने के बाद भी शहीद का पार्थिव शरीर उनके आवास पर नहीं पहुंच सका है और सैन्य अधिकारियों के द्वारा शहीद के परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनके द्वारा हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है और उनके परिवार के लोग राजौरी जाकर पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दे, जबकि शहीद के परिजन पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ कोटद्वार लाने की मांग कर रहे हैं। परसों रात हमारे पास फोन आया था कि आपके भाई शहीद हो चुके हैं। ठीक है, हम फिर हमारी बात हुई कि क्या हुआ, कि वहाँ ब्लास्ट वो जो भी आतंकी बोला हुआ कि शनिवार को कल पीएम होने के बाद शुक्रवार को पीएम होगा, शनिवार को बॉडी आपके पास आ जाएगी। लेकिन बॉडी नहीं आई हमारे पास और हमारे पास दबाव माना जा रहा है कि आप वहाँ ये बॉडी लेकर चले जाइए, अंतिम संस्कार वहाँ कर दीजिए। तो जैसे 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक प्रशासन में कोई कुछ वो नहीं है, कोई ध्यान नहीं है हमारी तरफ। शहीद है, फौजी जवान है, ये बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन जब फौज में गए हैं तो ये होगा, हादसे होते रहेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, सरकार का काम क्या होता है, यहाँ का जो हमारे लोकल जो हमारा यहाँ से विधायक वहाँ पर गई हैं देहरादून में, उनका काम क्या होता है।
अभी तो परसों का हादसा हो रखा है, अभी तक विधायक का महोदय को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम, डीएम, उनको यहाँ पहुँचना चाहिए था, पुलिस प्रशासन को इस घर में पहुँचना चाहिए था, परिवार को संभालना चाहिए था और सरकार का काम होता। पुंछ में ये कांड हुआ है, पुंछ से बाई एयर बॉडी दिल्ली आनी चाहिए थी, दिल्ली से बाई एयर देहरादून आती और देहरादून से बॉडी को घर पहुंचना चाहिए था, या दिल्ली से बॉडी घर पहुंचती। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अधिकारियों का काम है। अब हम यहाँ देख रहे कोई नहीं है, यहाँ पर कोई पुलिस का एक जवान खड़ा नहीं है। उत्तराखंड में लोस चुनाव के बीच विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे कर्मचारी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने तक एस्मा लागू कर दिया है। लोस चुनाव नजदीक आते ही राज्य में तमाम कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर हड़तालें प्रस्तावित है। कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार के कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। इससे आम जनता को भी तमाम परेशानियां उठानी पड़ती है और इसी को देखते हुए सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने शुक्रवार को ये आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में जगह जगह अतिक्रमण करने वालों पर लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई की थी, लेकिन कई जगह अतिक्रमण होने पर भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे ही आरोप कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने लोक निर्माण विभाग का कहना है कि सिद्धबली मंदिर के पास छोटे दुकानदारों पर तो विभाग ने अपना बुलडोजर चला दिया है, लेकिन उसी के ठीक सामने बनी मंदिर समिति की धर्मशाला पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इन सवालों के जवाब के लिए कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने पीडब्ल्यूडी विभाग से आरटीआई के तहत सूचना मांगी है, जिसकी सूचना मिलने पर वो विभाग और मंदिर समिति की मिलीभगत का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। देखिए, मंदिर समिति के इशारे पे, जो सिद्धबली मंदिर समिति के इशारे पे हमारे सैकड़ों परिवारों को बेरोजगार कर दिया लोक निर्माण विभाग ने। और लोक निर्माण विभाग की बहुत बड़ी साजिश है। लोक निर्माण विभाग ने जो बेरोजगार थे उनकी दुकानें तोड़ी, जो मंदिर समिति की अवैध धर्मशाला बनी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैंने आरटीआई के तहत सूचना मांगी है। जैसे सूचना आई, उन नकारा और बेईमान और करप्ट अधिकारियों पे भी जो लोक निर्माण विभाग के, उनमें भी कार्रवाई के लिए चाहे मान्य न्यायालय की शरण में जाना पड़े, हम जाएंगे और उस अवैध धर्मशाला को भी गिरवाएंगे और उन अधिकारी जिन्होंने की उस धर्मशाला में कार्रवाई नहीं की उनमें के ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे। चंपावत जिला मुख्यालय जीआईसी चौराहे पर अचानक बेकरी की दुकान में आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची लेकिन तब तक सारा सामान जो है जलकर राख हो चुका था। पीड़ित ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजा देने की भी मांग उठाई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।